हेलो स्टूडेंट, आपके 2 चैप्टर पहले फिनिश हो चुके हैं और ये इराक के इस क्षेत्र में, इराक और इस सऊदी अरब के इस क्षेत्र में, दजला फरात नदियों के आसपास के इस क्षेत्र में मेसोपोटामियन सभ्यता का विस्तार हुआ था। और मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से मेसोपोटामियन लोगों का बाद में असीरियन ने कब्ज़ा कर लिया था, जो जनजातीय पशुचारक लूटपाट वाले समाज था। और असीरियन के ही जनजाति के अंतर्गत ही बेबीलोन संस्कृति पनपी थी। अब आपका तीसरा चैप्टर है पवित्र रोमन साम्राज्य। 6ठी सदी ईस्वी तक असीरियन साम्राज्य को भी चुनौती देने वाले प्रथम द्वितीय सदी ईस्वी तक असीरियन साम्राज्य को चुनौती दी ईरान ने। ईरान आप देख रहे हैं, ये वाला ईरानी बिल्कुल पड़ोस में है ये। और इस ईरानी साम्राज्य ने लगभग 6ठी शताब्दी तक इस पूरे क्षेत्र पे कब्ज़ा कर लिया। तो आपके चैप्टर में ईरानियन कल्चर को बहुत महत्वपूर्ण वो नहीं दिया है। आपका जो नेक्स्ट वो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, और वो कौन सा है? रोमन साम्राज्य। पर रोमन साम्राज्य के पनपने में ईरानियन और का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि व्यापार के लेन देन से ही शहरीकरण की प्रक्रिया पनपी थी। श्रम विभाजन पनपा, श्रम विभाजन से फिर आपसी अतिरिक्त उत्पादन या अधिशेष उत्पादन की स्थिति कृषि उत्पादन में आई, और धीरे धीरे जनजातीय समूह के नायकों ने जन्म लिया, और वो धीरे धीरे आप उस अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहे। ये व्यापारिक लेन देन ही इस व्यापारिक लेन देन ने ही यूनान के साथ, जो यूनानी जनजातियां थी, इनके साथ नई नई बस्तियों को जन्म दिया। यूनानी नगरों का विकास हुआ। यहाँ से व्यापार होकर यूरोप जाता होगा, और इस वक्त हो सकता है कि यहाँ भी बहुत सारे जनजातीय समाज रहे होंगे, पशुचारक और कृषि उत्पादन। जब व्यापार ईरानियों ने यूरोप से किया और ईरानियों का यहाँ तक भारत तक कब्जा रहा है ईरानियों का, वो जब आप पढ़ेंगे 12th में, तब आपको समझ में आएगा कि भारत के साथ संपर्क ईरानियों के किस तरीके से रहे। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते संपूर्ण इस क्षेत्र पर ईरानियों का कब्जा हो गया। पर उसके साथ साथ भूमध्य सागर के इन तटवर्ती क्षेत्रों पर, भूमध्य सागर कौन सा है? ये इन तटवर्ती क्षेत्रों को भी व्यापारिक लाभ मिला, और ये भी बस्तियां विकसित होने लगी, और एक तरीके से व्यापारिक लेन देन की प्रक्रिया ने नए साम्राज्य का उदय किया, और वो था यूनानी साम्राज्य। और यूनानी साम्राज्य का प्रमुख कौन रहा? सिकंदर। 3री शताब्दी ईसा पूर्व सिकंदर ने यहाँ पर ईरानियों पर अपना कब्जा करते 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 यहाँ भारत तक अपना आक्रमण किया था, और यहाँ 322 ईस्वी ईसा पूर्व तक आते आते उसने यहाँ इस क्षेत्र पर भी अपना कब्जा कर लिया था। पर क्योंकि बहुत लंबे, देखो उस वक्त यहाँ यूनान से या रोम से यहाँ तक आना कितना बड़ा काम रहा होगा। सारे नदी नाले और ये अफ़गानिस्तान और इस क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं को पार करते हुए सिकंदर भारत तक पहुंचा था। पर उसके सैनिक थक गए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अब हमें नहीं युद्ध करना और आगे आप वापस चलो। तो सिकंदर को वापस फिर वो रोम जाना पड़ा। अब ईरानी और यूनानियों के बीच जो संपर्क आए, उससे एक नई आदर्शवादी संस्कृति पनपी, और धीरे धीरे नई संस्कृतियों का विकास हुआ।
यूनानी ने अपनी संस्कृति का विस्तार और प्रचार और प्रसार किया। सिकंदर जहाँ एक बहुत बड़ा योद्धा था, वहाँ वो उसकी नज़र इतनी पारखी थी कि वो अपने साथ भूगोलवेत्ता, खगोलवेत्ता, इतिहासकार और जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसके साथ चलता था, और उसने प्रत्येक बुद्धिजीवी वर्ग को अपना संरक्षण प्रदान किया था। धीरे धीरे सिकंदर का साम्राज्य विकसित होता चला गया और फिर छोटे छोटे साम्राज्य यहाँ पर रोम में बसे। पर फिर भी एक नया वो आया, जर्मनी और ब्रिटेन के बीच एक नए रोमन साम्राज्य के विस्तार की हुई, और वो था जूलियस सीजर के अंतर्गत। धीरे धीरे चौथी शताब्दी तक आते आते रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। धीरे धीरे इस पश्चिमी भाग का जो जर्मनी से और ब्रिटेन के लेके इसका पतन या विघटन हो गया, और इस पूर्वी भाग में पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई, और ये 9वीं शताब्दी तक आते आते इस पवित्र रोमन साम्राज्य का विस्तार होने लगा। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से पवित्र रोमन साम्राज्य बहुत लंबे टाइम तक और यूरोप के लिए एक आदर्श साम्राज्य था, उसका विस्तार किस तरीके से यहाँ पर अफ्रीका के क्षेत्र में और यहाँ तक हुआ, क्योंकि यहाँ इस एशिया महाद्वीप में, तो इसलिए इसे तीनों साम्राज्य में फैला हुआ साम्राज्य कहते हैं, तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोमन साम्राज्य, क्योंकि यूरोप में यूनान, रोम है, ये इटली में देखिए यहाँ पर ये रोम साम्राज्य जो आज इटली की राजधानी है, ये यूरोप में आता है, और यूरोप ये यहाँ तक फैला हुआ है। और इसी के अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने ये रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ये सहारा मरुस्थल तक एक अपने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, और इधर यहाँ ईरानियों पर भी अपना कब्जा कर लिया था, और भारत तक कब्जा करने का प्रयास किया था। इसका एक और है कि ईरानी और रोम साम्राज्य दोनों ही प्रतिद्वंदी के रूप में नज़र आएंगे आपको इस तीसरे नए चैप्टर में, और आप देखेंगे कि किस तरीके से रोमन साम्राज्य की मैं इन तीनों एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इस साम्राज्य का उदय हुआ, और उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या थी, वहाँ पर कितने वर्ग थे, लोग कैसा रहते थे, क्योंकि ईरानी साम्राज्य या रोमन साम्राज्य के बहुत सारे ऐसे दस्तावेज, जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे इतिहासकार उसके साथ चलते थे, सिकंदर के साथ। और आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि भारत में इन यूनानियों के संपर्क से ही तो ऑथेंटिक मुद्रा, मतलब कि मुद्रा शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका यूनानियों की रही, क्योंकि यहाँ के राजाओं में जो सिक्के थे वो राजाओं की मूर्ति बनाते थे, उस पर अपना दिनांक लिखते थे, और कब से कब तक शासन किया सब कुछ लिखते थे, और अपने देवता का भी उस पर अंकन करते थे। और यही सिक्के निर्माण की शैली को बाद में भारत ने भी अपनाया। यूनान से सिर्फ भारत ने सिक्के मुद्रा निर्माण या सिक्के निर्माण की ऑथेंटिक इसको ही नहीं अपनाया, पर यूनानी चिकित्सा को भी अपनाया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूनान के माध्यम से यूनान ने भारत को दी और भारत ने यूनानियों को दी। इस वाले क्षेत्र पर एक लंबे टाइम तक आप देखेंगे कि यूनानियों का कब्जा रहेगा, और जिसमें भारत का हिस्सा है। भारत और यूनान के बीच के संपर्क को हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, और उसका प्रभाव भारत पर किन किन क्षेत्रों में पड़ा वो भी हम देखेंगे। अभी हम इस क्षेत्र में बस आप रोम साम्राज्य के विस्तार को
वहाँ महिलाओं की स्थिति कैसी थी और किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था थी उस विषय में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा साहित्य भी लिखा गया, बहुत ज़्यादा स्थापत्य कला का भी विकास हुआ और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनके आधार पर एक लंबे रोमन साम्राज्य के विषय में हमें पता चलता है। और बहुत सारी चीज़ें आज भी आप अगर इंग्लिश मूवी देखते होंगे तो उसमें रोमन साम्राज्य के या उससे रिलेटेड कुछ कहानियों को पिक्चर्स में दर्शाया जाता है और वहाँ के जो सैनिक हैं, योद्धा हैं, जिन्हें नाइट्स कहते थे, उनके विषय में जो है बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़ बनी हुई हैं। तो उसकी विशालता, उसकी संस्कृति, उसके विश्व को देन क्या रही, इस विषय में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे और हम ईरान के साथ उसके संबंध और वैश्विक स्तर पर भी इस चीज़ को बताएंगे। आपका ये चैप्टर आप थोड़ा सा पढ़िए और इसको वैश्विक स्तर पर नक्शे के थोड़ा सा आप देखने का प्रयास कीजिए। वर्ल्ड के मैप के बिना आप फर्स्ट ईयर का कोई भी चैप्टर नहीं कर सकते, और अगर आपने वर्ल्ड का मैप कर लिया या उस चैप्टर को उस मैप के माध्यम से पढ़ लिया तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और ये आपके लिए अभी नहीं, सिर्फ ये एक चैप्टर नहीं है, ये एक विकास है, मानवीय विकास, क्योंकि हमारा जो दौर चल रहा है कि किस तरीके से साम्राज्य आए, विभाजित हुए और उन्होंने विश्व को क्या दिया और वो आधुनिकीकरण की दौर तक कैसे पहुँचे, इस विषय के ऊपर हम जो है इस किताब में या 11th पूरी कक्षा में पढ़ेंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है और ये आपको बहुत ही बड़ी जानकारी देगा। जनरल स्टडीज़ का एक ऐसा टॉपिक तैयार हो जाएगा कि आपको आधुनिक संस्थाएं और आधुनिक बहुत सारे राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था के विषय में भी आपको पता चलेगा और आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसे इजीली ही सॉल्व हो जाएंगी अगर आप इस 11वीं की कक्षा के इतिहास को अच्छे से पढ़ लेंगे। एक बार पढ़िए और मैं फिर आपको रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक, महिलाओं, दास व्यवस्था या उस क्षेत्र के विषय में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।